राहत देता है। इसीलिए तो इस पेड़ से मेरा अजीब या यूं कहूं रूहानी नाता है। मैं इसके सामने उतना ही खुला हूं जितना एक सच्चा दोस्त दूसरे के प्रति होता है। अनेक बार मुझे लगता है ये पेड़ वह सब जानता है जो मैं सोचता हूं। यहां तक कि वह बात भी कि एक बार मैं और मेरा पड़ोसी दुकानदार बत्रा बियर पीकर नचने के यहाँ नाच देखने गए थे। वहां 2 पैग और चढ़ाए तो हमारी हरकतें हर सीमा को लांघ गई। ये बात बड़बड़ाहट में भी मेरे मुंह से कभी नहीं निकली। अतिका को पता चलता तो फाड़ खाती। उस रात लौटते हुए 2 घड़ी इसी बेंच पर सुस्ताने बैठा था। तब जाने क्यों लगा ये पेड़ मुस्कुरा रहा है। असहज मेरी आंखें नीची हो गई। मैं उठकर सीधा घर चला आया। यहां आकर इस तरह बैठते हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। मैं आज फिर डिनर के बाद बेंच पे आके बैठ गया हूं। पूनम होने से आज पूरा पेड़ चांदनी में नहा है। मेरे दिमाग में फिर विचारों का खमीर उठने लगा है। मैंने आंखें बंद कर ली है। आज जाने क्यों मेरा ध्यान उस जमीन पर चला गया है जिसे 2 वर्ष पूर्व मैंने अपनी गाड़ी बचत से खरीदी थी और जिस पर खरीदने के 6 माह बाद ही शेर सिंह नाम के गुंडे ने कब्जा कर लिया था। वह जाने कहां से हूबहू डुप्लीकेट पेपर्स बनवा लाया। वह मुझसे कुछ पैसे ऐंठना चाहता है। मैं उसके मंसूबे जानता हूं। उससे झगड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है। केस कोर्ट में चल रहा है। 4 पेशी हो आया हूं। जाने कब फैसला होगा। बूढ़ा बलद सरके तो केस सरके। ये दुख अनेक बार केकड़े की तरह मुझे जकड़ लेता है। मुझे दूर तक इसका समाधान नहीं दिखता। अतिका कहती है शेर सिंह को तुम भी आंख दिखाओ। 1-2 बार मर्दानगी दिखाओगे तो हो सकता है समाधान बन जाए। बिना दबाव को खाली करने वाला नहीं। टेढ़ी अंगुली से ही घी निकलता है। यूं सेक चिल्ली की तरह सोचने से जमीन मिल जाएगी क्या। अतिका का बस चले तो मेरा खून कर दे। लेकिन मुझे पता है उसे आंख दिखाना जान जोखिम में डालना है। तब वह यह कहकर ताना मारती है सभी मर्द घर में शेर बनते हैं, बाहर मिट्टी के ढेले हैं। ओह, मैं भी जाने क्या क्या सोच लेता हूँ। अतिका की देगची में उगलने वाली खिचड़ी की तरह मेरे भीतर भी असंख्य बुदबुदे उठते रहते हैं। विचारों के इसी उधेड़बन में बाहर आकर आंखें खोली तो आज मेरा ध्यान पेड़ पर लिपटे मन्नत के धागों पर गया। वैसे तो ये धागे मैं पहले भी देख चुका हूं, पर कई बार जैसे हम देखकर भी नहीं देखते, वही स्थिति मेरी इन धागों को लेकर है। हम बहुधा हमारे विचारों से मेल खाती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। मौली के इन धागों से पेड़ अट गया था। जगत में क्या इतना दुख है। संसार क्या इतना रुग्ण और खंडित है। क्या सबके दुख मेरी तरह असाध्य हैं। अवश्य बांधने वालों ने ये मन्नतें तब बांधी होगी जब वे इन दुखों का समाधान नहीं ढूंढ सके होंगे। ऊपर से नीचे बंधे इन धागों को अब मैं गौर से देखने लगा था। इन्हें देखते देखते विचारों के एक तेज पुंज ने मुझे अवरुद्ध कर लिया। मैं बेतरतीब एक विचित्र सोच में उलझ गया। सबसे ऊपर बंधे धागे में जाने कौन सा दुख होगा। उसके नीचे, उसके भी नीचे, बीच वाले और सबसे नीचे बंधे धागे में भी कोई गहरा दुख तो होगा। क्या यह पेड़ इन दुखों का समाधान कर सकता है। क्या मैं इनमें से किसी का दुख दूर कर सकता हूं। हम तो हमारे दुख इस पेड़ के आगे खोल देते हैं। पेड़ बेचारा कहां बयां करता होगा। क्या इसका भी कोई मित्र है। अथवा ऐसा तो नहीं है किसी पे विश्वास नहीं करता। करता भी है तो किस जबान से बतियाता है। यह भी हो सकता है इसे मेरी तरह खुलना नहीं आता। बूढ़े बात पचाने में माहिर होते हैं। यह भी तो बूढ़ा है। ऐसा सोचते हुए जाने क्यों मैंने पहली बार पेड़ की और वितृष्णा की आंखों से देखा। मैं मानो उसे कह रहा था विश्वास करना सीखो। विश्वास से पर्वत हिलते हैं। ये छोटी सी बात तुम्हें क्या मैं समझाऊंगा। मित्रता क्या एक तरफा होती है। भावावेश जाने क्या क्या सोचता चला गया। ऐसा नाराज तो मैं पहले कभी नहीं हुआ था। यकायक पेड़ की साई साई तेज हुई एवं फिर एकदम रुक गई। हम दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा अन्य दिनों से गहरा एवं इतना रहस्यमय था कि मैं कुर्सी से चिपक गया। तभी पेड़ से आवाज आई, मित्र आज तुम्हें क्या हो गया। तुमने ये क्यों कर सोच लिया कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। संदेह के किस सर्प ने आज तुम्हें जकड़ लिया है। मित्रों के मध्य संदेह कालकूट से अधिक भयानक होता है। ऐसी बेरुखी पहले तो नहीं देखी। सच तो यह है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। एक तुम ही तो हो जो मेरे आगे सच्चे मन से जी हल्का करते हो। मैं आज तुम्हें हर बात का उत्तर दूंगा। प्रिय सखे बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। उत्तर सुनते हुए मुझे लगा पेड़ का गला रूंध आया है। मैं सहम गया लेकिन आश्वस्त था। पीपल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
मैं समझ गया वो मुझे उतना ही प्रेम करता जितना मैं उसे करता हूं। संयत होकर बोला, अच्छा ये बताओ, सबसे ऊपर वाले धागा किसने बांधा है और उसे क्या दुख है? मेरा प्रश्न सुनकर पेड़ कुछ पल मौन हो गया। अब वह गंभीर हो चला था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुम वादा करो यह रहस्य कि मैं बोलता हूं किसी को नहीं बताओगे, अन्यथा लोग किसके आगे आकर अपने दुखड़े बताएंगे। उनके अपने तो सुनते नहीं। यह भी संभव है आगे से वे हम पर विश्वास करना बंद कर दे। तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र फिर हमें कैसे मिलेंगे? पहले से गंभीर पेड़ की गंभीरता और बढ़ गई थी। मैं वादा करता हूं मित्र, मेरे प्रश्न का उत्तर भी तो दो। हम दोनों अब तक सहज हो गए थे। सबसे ऊपर वाला धागा तुम्हारे आगे वाले मोहल्ले की एक लड़की गीता ने 2 माह पूर्व बांधा है। वह गरीब रामू की बेटी है। उसे किसी लड़के से प्रेम हो गया है। ये दोनों अलग अलग जाति से हैं। लड़की के पिता तो मान गए हैं, पर लड़के का बाप अड़ा है। कहता है प्राण चले जाए पर यह विवाह न होने दूंगा, बिरादरी में नाक कट जाएगी। उसका लड़का भी अड़ा है, पर उसमें पिता से विद्रोह करने का साहस नहीं है। लड़की इस बात को ताड़ गई है और इसी समस्या से निजात पाने के लिए मन्नत बांध गई है। कभी कभी मन्नत बांध गई है। कभी कभी मुझे ये जानकर आश्चर्य होता है कि हम सभी एक परमात्मा की रचना है, सबका पिता एक है, तो फिर क्या धर्म और क्या जात पात? मनुष्य इतना प्रबुद्ध चेतनशील होते हुए भी इस जरा सी बात को क्यों कर नहीं समझता? इस बार बोलते हुए पेड़ के गांभीर्य में भावुकता एवं दर्शन दोनों घुल गए थे। आप ठीक कहते हैं, ये छोटी सी बात लोग समझ जाएं तो उन्हें असंख्य समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। देश आजाद हुए दशकों बीत गए और लोगों की मानसिकता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। समय बदला है पर समझ अब भी दकियानूशी है। उत्तर देते हुए मेरी नजर सबसे नीचे वाले धागे पर गई। ये सबसे नीचे वाली मन्नत किसकी है? क्या वह भी किसी कठोर दुख से ग्रसित है? प्रश्न करते हुए जिज्ञासा मेरी आंखों में उतर गई। यह मन्नत गीता से कुछ आगे रहने वाली अरुणा की है। उसका पिता एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी है। चादर इतनी छोटी है कि मुंह ढकता है तो पैर निकल आते हैं। जस तस गृहस्थी धकियाता है, लेकिन अरुणा उसकी गुदड़ी का लाल है। तमाम अभावों के मध्य पढ़ाई में अव्वल है। वह सीए बनना चाहती है। उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए उसे कोचिंग की जरूरत है। परीक्षा हेतु भी फीस की व्यवस्था करनी होगी। यह रकम लगभग 50,000 बनती है। तमाम प्रयासों के बावजूद अरुणा का पिता ये व्यवस्था नहीं कर पाया है। मजबूर होकर उसने अरुणा को परीक्षा न देने को कहा है, पर अरुणा अडिग है। इसी कस के चलते वो मन्नत बांध गई है। पेड़ ने मुझ पर विश्वास कर दूसरी व्यथा भी बता दी। ओह, ये कैसी विडंबना है! कुछ लोग बच्चों के पढ़ाने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार है, पर वे पढ़ते नहीं, और कुछ के बच्चे प्रतिभावान होते हुए भी यूं लाचार हैं। मजबूरियों की गर्द में लिपटे ये नगीने बिना तरह से ही जमींदोज हो जाते हैं। उत्तर देते हुए पेड़ के साथ मैं भी भावुक हो गया। इसी बीच मेरी नज़र बीच वाले धागे पर गई। इस धागे का रंग पहले 2 धागों से भी अधिक गहरा था। मैंने पेड़ से इस धागे का भी दुख बताने को कहा। यह धागा तुम्हारे घर से 5वें घर में रहने वाले मोहनदास की बीबी सैनी बांध के गई है। इनके 3 बच्चे हैं। सैनी को शक है कि उसके पति के ऑफिस में कार्य करने वाली एक महिला से संबंध है। मोहनदास उस पर तो खूब खर्च करता है, पर परिवार की सामान्य जरूरतों के लिए भी हाथ खींच लेता है। इस भीषण आर्थिक मनोवैज्ञानिक व्यथा के चलते सैनी ये मन्नत बांध गई है। उत्तर सुनते ही मैं समझ गया अतिका की सूचना सटीक थी। अब मेरा ध्यान अन्य धागों पर था। मेरी उत्सुकता परवान चढ़ गई। यहाँ तो पूरा आवा बिगड़ा है। मैंने पेड़ से इन धागों के बारे में भी बताने को कहा। अब मैं तुम्हें किस किस के दुख बताऊं? इनमें से कोई बीमारी से ठीक न होने से पीड़ित है, तो कोई धंधा ठीक से न चलने से परेशान है। कोई अपने भाइयों से दुखी है तो कोई मित्र रिश्तेदारों से। किसी को वाहन चाहिए तो किसी को मकान। किसी के पास दोनों है तो उसे इनसे भी बड़ा वाहन और मकान चाहिए। कोई नौकरी मांग गया है तो कोई लगी नौकरी से परेशान है। कुछ ऐसे भी है जो पदोन्नति न होने से पीड़ित है। किसी को कोई दुख नहीं है तो वो पड़ोसी की तरक्की से दुखी है। वो उसकी ऐसी तैसी करना चाहता है। एक मन्नत यह भी बंधी है कि उसका बॉस स्वर्ग सिधार जाए। कोई बच्चों की पढ़ाई को लेकर रो गया है तो कोई उनके ब्याह को लेकर। कुछ शादी न होने से दुखी है तो कुछ बीवियों से त्राण चाहते हैं। 2 व्यापारी प्रतिस्पर्धियों के बीमार पड़ने की भी तमन्ना कर गए हैं। कुछ बहुएं सास के त्रास से विकल हैं तो कुछ सासों ने बहुओं की सद्बुद्धि हेतु मन्नतें बांधी है। कोई तीर्थाटन का आकांक्षी है तो कोई विदेश यात्रा का सपना देख रहा है। मित्र, संसार में सर्वत्र दुख पसरा पड़ा है।
इसका बयां मुश्किल है। तुम स्वयं समझ सकते हो ऐसे में मेरी क्या दशा होगी। और तुम भी क्यों चूकते हो, तुम भी तो शेर सिंह से दुखी हो। तुम भी मन्नत अटका जाओ, इतनों के बीच यह भी झेल लूंगा। पेड़ की आवाज अब इतनी भारी थी मानो वो फट पड़ेगा। मैं हैरत में था, पीपल को मेरी व्यथा का कैसे पता चला? क्या वृक्ष सुनते समझते भी हैं? क्या वे भी इस शिद्दत से महसूस करते हैं? क्या प्रकृति हमारे अकथ दुख भी जान लेती है? मेरे मन में प्रश्नों का अंबार लग गया। इन्हीं प्रश्नों में मेरी निजी व्यथा भी जुड़ गई। बांधने से क्या मन्नत पूरी हो जाएगी? क्या तुम किसी का दुख दूर कर सकते हो? इस बार प्रश्न पूछते हुए शेर सिंह मेरी आंखों के आगे आ गया। नहीं मित्र, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। हां, मैं दुख दूर होने का रहस्य अवश्य बता सकता हूं। इस बार पेड़ की आवाज धीर गंभीर थी, जैसे वह कोई संत हो। बस मुझे वह रहस्य बता दो तो समस्याओं से निजात मिले। मैं अधीर हो गया। अवश्य बताऊंगा, तुम किंचित मेरे समीप तो आओ। पेड़ अब रुक रुक कर इस तरह बोल रहा था मानो किसी महान रहस्य को उद्घाटित करने वाला हो। मेरी उत्सुकता को पंख लग गए। मैं पेड़ के समीप जाकर उसके तने से कान सटाकर खड़ा हो गया। पेड़ की बात सुनकर मेरी आंखें एक अभिनव संकल्प से चमक उठी, मानो मुझे ताले की कुंजी मिल गई। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब मैं और पेड़ दोनों चुप खड़े थे। यकायक जाने क्या सोचकर मेरी मुट्ठियां तन गई। मैं चबूतरे से उतरकर सीधा घर आया। आगे कुछ दिनों में अपने संकल्प को मूर्त रूप देने का निश्चय किया। मैंने गीता के प्रेमी के पिता से संपर्क कर उन्हें समझाया कि आपकी जिद के चलते अनर्थ हो सकता है, तो उसके अवसान जाते रहे। 3-4 दिन की समझाइश में वे मान गए। सीए परीक्षा की आकांक्षी अरुणा के पिता को मैंने जब 50,000 का लिफाफा दिया तो वे दंग रह गए। भावावेश उनसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अरुणा की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे घर पे कोई देवदूत आया हो। मोहनदास तो मुझसे अपना निजी रहस्य जानकर सहम गया कि उसका राज पूरी कॉलोनी जानती है। मैंने जब उसे कहा कि उसकी बीवी आत्महत्या तक कर सकती है तो उसकी जमीन सरक गई। उसने मुझे वादा किया कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। मोहनदास इतना जल्दी मान जाएगा ये तो मेरी कल्पना से परे था। उसे समझाना टेढ़ी खीर था, पर इन दिनों जबान पर जैसे सरस्वती बैठ गई। पेड़ के कहे अनुसार मैंने भी ये रहस्य गोपनीय रखा कि ये सब मुझे उसी से ज्ञात हुआ है। सभी के बार बार पूछने पर भी मैंने पेट का पानी नहीं हिलने दिया। इन दिनों इन्हीं समस्याओं को निपटाते मेरा घूमना तक बंद हो गया। आज इतवार था। मौसम में एक अजीब सी कैफियत थी जो शायद ऋतुएं बदलने के संधि काल में होती है। कई दिनों बाद आज मैं घूमने के लिए बाहर आया तो दरवाजे पर शेर सिंह को देखकर हैरान रह गया। उसका तरबूज जैसा चेहरा पपीते की तरह लटक गया था। काली चमकदार आंखें अब धुंधली पनीली लग रही थी। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। किसी अप्रत्याशित की अनहोनी से मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसे भीतर आने को कहा तो वो वहीं ठिठक गया। यकायक फूट पड़ा। बाही थी साहब, 10 दिनों से मुझे न नींद आती है, न चैन मिलता है, न भूख लगती है, न प्यास। मेरा मन हर तरफ से उचट गया है कि न बोल पाता हूं, न चुप रहते बनता है। रात एक अजीब सपना आता है जिसमें एक पीपल अपनी टहनियों से मेरा गला जकड़ कर कहता है, दुष्ट, उस भले आदमी का हक वापस लौटाओ, अन्यथा समूल नष्ट कर दूंगा। यह स्थिति 2-4 दिन और रही तो दम टूट जाएगा। हो न हो, यह आपकी ही बद्दुआ है। मनुष्य जो करता है वही तो पाता है। इस अज्ञात कोप ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं आपको बताने आया हूं कि कल रात मैंने आपकी जमीन का कब्जा खाली कर दिया है। ऐसा कहते हुए उसने हाथ में गोल करके जाली पेपर मेरे ही सामने फाड़ डाले। इसके बाद वह पल भर भी नहीं रुका। उसकी लड़खड़ाई चाल और भर्राई आवाज उसकी मनोदशा बयां कर रही थी। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए हैं, जुल्म के पांव कच्चे होते हैं। मैंने भीतर आकर अतिका को सारी बात बताई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी आंखों में सिमटा गौरव भाव, मानो कह रहा था आज उसके आगे मिट्टी का ढेला नहीं, शेर खड़ा है। उसका दीप्त चेहरा देख मेरी छाती फूल गई। मुझे पता है आप सभी ये रहस्य जानने को उत्सुक होंगे कि पेड़ ने मुझसे कौन सा रहस्य उद्घाटित किया था। मैं क्यों बताऊं? जगत में समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ताले हैं तो कुंजियां भी है। अपनी कुंजी आप खुद ढूंढिए।